गुड मॉर्निंग दोस्तों, सत श्री अकाल, सुबह की नमस्ते। मैं हरि वर्मा स्वागत करता हूं दोस्तों आपका अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल में। दोस्तों ये क्लास जीके की वो क्लास है जिसमें पॉलिटी, ज्योग्राफी तथा स्टैटिक जीके और साथ में जितने भी करंट के, चाहे वो देश से हो चाहे वो राज्य से हो, जितने भी मुद्दे चल रहे हैं सारे इसमें फैक्ट आपको जो एग्जाम्स में देखने के लिए मिलते हैं। दोस्तों ये क्लास आपके लिए चाहे वो SSC GD हो जो एग्जाम्स आने वाला है, CHSL हो, MTS हो या ग्रुप डी रेलवे NTPC हो, साथ ही में स्टेट लेवल के जो भी एग्जाम्स आते हैं जैसे पटवारी हो, ग्राम सेवक हो या फिर हाई कोर्ट LDC हो, सभी में सेम एज इट इज वैसा ही काम करेंगे। ठीक है दोस्तों। और सभी स्टूडेंट्स की दोस्तों क्वेरी आती है कि सर पॉलिटी पढ़ाइए, सर ज्योग्राफी पढ़ाइए, लेकिन दोस्तों आपको मैं बता देता हूँ कि जो ज्योग्राफी को पढ़ने के लिए कम से कम अलग से अगर पढ़ते हैं तो उसमें 1 महीना 2 महीना टाइम चाहिए होता है, फिर पॉलिटी को भी इतना टाइम चाहिए होता है। इसलिए इन्हीं प्रॉब्लम्स को देखते हुए आपके लिए जीके का ही कॉम्बिनेशन बेच लाए हैं। इसमें आपको पॉलिटी, ज्योग्राफी और करंट तीनों कॉम्बिनेशन में पढ़ाया जाता है और ये फैक्ट वो है जो आपको एग्जाम्स में डायरेक्ट मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, आपका टाइम ज़्यादा न लेते हुए शुरू करते हैं। कल की क्लास में जो पढ़ाया था उसका एक रिव्यू देखते हैं जिससे आप लोगों को वार्म अप हो जाएगा, फिर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, कल आपको पढ़ाया था एशियन गेम्स। ठीक है दोस्तों, कल पढ़ाया था आपको। कल की क्लास जिसने भी नहीं देखी है मेरे दोस्त, कल की क्लास एक बार आप देख लेना, उससे जितने भी ये सारे फैक्ट थे कल इनको समझाया गया था, पढ़ाया गया था। आज एक छोटा सा रिव्यू देखते हैं। 2018 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो जकार्ता पालेमबाग में हुए थे, जो इंडोनेशिया की कैपिटल जकार्ता थी। मतलब 2022 के हुए थे हैंगजाऊ चाइना में, जो चाइना का एक शहर है और चाइना से ही अपने कोविड-19 जो कोरोना वायरस फैल रहा है वो वुहान सिटी से फैला था। ये वही चीन है जिसके प्रीमियर लीग कौन थे, ली किकियांग थे। ली किकियांग चाइना के प्रीमियर लीग थे और ये वही चाइना है जो भारत से अपनी बॉर्डर शेयर करता है 3488 3488 किलोमीटर से। ठीक है, साथ में 2026 में जो एशियन गेम्स हुए थे वो हुए थे नगोया जापान में। ठीक है, 2030 में दोहा कतर में हुए थे, 2034 में सऊदी अरब रियाद में हुए थे। ठीक है दोस्तों, ये कल पढ़ाए थे, आपको एक रिव्यू करने के लिए यहाँ दिया गया है। तथा साथ ही दोस्तों कुछ प्लेयर्स के नाम भी बताए गए थे आपको, जैसे मोनिका बत्रा टेबल टेनिस से, और ये वही टेबल टेनिस है जो कि नेशनल गेम किसका है, चाइना का है। विनेश फोगाट कुश्ती से, रेसलिंग से। रानी रामपाल हरियाणा से। मरियप्पन थंगावेलु पैरा एथलीट तथा रानी रामपाल हरियाणा हॉकी याद रखना दोस्तों, हॉकी से रिलेट करती है। मरियप्पन थंगावेलु जो मणिपुर की है पैरा एथलीट से, और रोहित शर्मा जो कि क्रिकेटर है। ठीक है दोस्तों, ये पांचों को 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया गया था, राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार इन पांचों को ही मिला था। इसलिए इनके गेम्स भी याद रखना है और ये भी याद रखना है कि 2020 में जो राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार मिला था वो मोनिका बत्रा, मरियप्पन थंगावेलु, रोहित शर्मा, साथ ही में विनेश फोगाट और रानी रामपाल, इन पांचों लोगों को मिला था। ठीक है दोस्तों, अब आज दोस्तों आपके लिए जो है इसमें वो आर्टिकल्स, जो आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है। आर्टिकल एक साथ नहीं पढ़ेंगे दोस्तों सारे आर्टिकल, क्योंकि सारे आर्टिकल एक साथ ना आपको याद होंगे ना आप उनका नोट्स बना पाओगे, और अगर नोट्स बनेंगे तो वो आपसे नोट्स में ही रह जाएंगे। इसलिए आज पढ़ेंगे 4 आर्टिकल और उन 4 आर्टिकल से ही उसके सारे जो भी फैक्ट आते हैं आपके एग्जाम्स में ऐसे कैसे मिलेंगे वो पढ़ने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, पहला आता है फाइनेंस आर्टिकल, वित्त आयोग। दोस्तों फाइनेंस आर्टिकल, ये 4 आर्टिकल दोस्तों आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको बोलते हैं वित्त आयोग। ठीक है, इनके बारे में पढ़ेंगे दोस्तों कि योजना आयोग था, वित्त आयोग था, नीति आयोग था। जो योजना आयोग को फिर नीति आयोग में 1 जनवरी 2015 को कन्वर्ट कर दिया गया था, फिर उसका हेडक्वार्टर कहाँ है, इनको सभी पढ़ेंगे। लेकिन अभी बात करते हैं फाइनेंस आर्टिकल के बारे में, वित्त आयोग के बारे में। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा दोस्तों कि वित्त आयोग का हेडक्वार्टर कहाँ है तथा जो फर्स्ट नंबर का वित्त आयोग था वो कौन है।
दोस्तों याद रखना, वित्त आयोग जो फर्स्ट नंबर का वित्त आयोग था, फर्स्ट नंबर के जो वित्त आयोग थे उसके जो अध्यक्ष थे, चेयरमैन थे, उनका नाम याद रखना क्षितिज चंद्र नियोगी। दोस्तों आपको सारे फैक्ट याद रखने की जरूरत नहीं है, उतना ही याद करना है जितना आपको यहाँ लिखाया जा रहा है, क्योंकि ये वो इंपॉर्टेंट फैक्ट है जो कहीं ना कहीं किसी न किसी एग्जाम्स में आए हुए हैं और वहीं से ये क्वेश्चन लिए हैं। जो फाइनेंस आर्टिकल है, वित्त आयोग है, ठीक है, इसका आर्टिकल याद रखना 280, यहाँ लिख देता हूँ दोस्तों, आर्टिकल क्या है 280, ये इंपॉर्टेंट है। जो फाइनेंस आर्टिकल है, वित्त आयोग है, उसका आर्टिकल 280 है, 280 है। साथ ही में जो फर्स्ट नंबर के वित्त आयोग था उसका जो चेयरमैन था, अध्यक्ष था, क्षितिज चंद्र नियोगी है। एंड आपको भी इसके बाद में पूछा जाएगा दोस्तों एक 13 नंबर के वित्त आयोग के जो भी चेयरमैन है, फिर पूछा जाएगा 14, ठीक है दोस्तों, और लास्ट पूछा जाएगा 15 नंबर का। आपसे दोस्तों यही पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, पूछा जाएगा जो फाइनेंस आर्टिकल है, वित्त आयोग है, वो कौन सा आर्टिकल में आता है, 280 आर्टिकल में आता है। फिर पूछा जाएगा जो फर्स्ट नंबर के वित्त आयोग था उसका चेयरमैन कौन था, क्षितिज चंद्र आयोगी। फिर उसके बाद में पूछा जाएगा जो 13 वित्त आयोग था उसका जो नाम था, नोट डाउन कीजिए, विजय केलकर, ठीक है दोस्तों। आपसे यही पूछा जाएगा जो 13 वित्त आयोग है उसके जो अध्यक्ष है, चेयरमैन है, उसका नाम विजय केलकर है। एंड 14 के हैं वाई वी रेड्डी। एंड 15 जो वर्तमान में चल रहा है, प्रेजेंट में जो चल रहा है वो 15 है, और उसका नाम क्या है, एम के सिंह। फाइनेंस आर्टिकल, वित्त आयोग आर्टिकल नंबर पूछा जाएगा 280, 280। फिर आपसे पूछा जाएगा फर्स्ट नंबर का जो वित्त आयोग था उसके चेयरमैन कौन थे, अध्यक्ष कौन थे, याद रखना क्षितिज चंद्र नियोगी। फिर आपसे पूछा जाएगा 13, 14 एंड जो वर्तमान में चल रहा है 15, तो 13 के कौन थे, विजय केलकर। फिर पूछा जाएगा दोस्तों आपको 14 के कौन है, तो आपको रखना है याद, वाई वी रेड्डी। एंड लास्ट पूछा जाएगा जो वर्तमान में चल रहे हैं वित्त आयोग उसके जो अध्यक्ष है उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सीधे सीधे एन के सिंह। और ये वो फैक्ट है दोस्तों जो सीधे आपको एज एट इज एग्जाम्स में पूछे जाते हैं कि 15 वित्त आयोग जो वर्तमान में चल रहा है उसके चेयरपर्सन कौन है, तो एन के सिंह याद रखना है, ठीक है दोस्तों। साथ ही में अब करते हैं सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से दोस्तों आपके एग्जाम्स में क्वेश्चन आते ही आते हैं, इसलिए अब बात करते हैं सेकंड नंबर का जो आर्टिकल है, सुप्रीम कोर्ट। ठीक है दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट। अब क्वेश्चन पूछा जाएगा सुप्रीम कोर्ट का आर्टिकल कौन सा है। पहले अपन ने वित्त आयोग पढ़ा है, अब नेक्स्ट पढ़ते हैं सुप्रीम कोर्ट, जिसका आर्टिकल याद रखना 1 to 4, आर्टिकल 124। आपसे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा जाता है जो सुप्रीम कोर्ट है उसका आर्टिकल कौन सा है, 124। फिर पूछा जाएगा कि जो ये सुप्रीम कोर्ट है उसके अभी हाल ही में 48 नंबर के जो CJI बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने, मुख्य न्यायाधीश बने, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, ठीक है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया कौन बने, NV रमन्ना साहब, ठीक है। आपसे पूछा जाएगा वर्तमान में जो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है वो कौन है, NV रमन्ना साहब। फिर आपसे पूछा जाता है कि इनसे पीछे 47 के कौन है, तो आपको याद रखना है शरद अरविंद बोबड़े, जो अभी हाल ही में उनकी स्थान पर NV रमन्ना साहब आए। फिर 46 नंबर पे पूछा जाएगा तो याद रखना रंजन गोगोई। फिर 45 नंबर पे पूछा जाएगा तो याद रखना दीपक, 45 नंबर पे जगदीश सिंह खेर। एंड 44 नंबर पे पूछा जाएगा आपको, तो उस पर 44 पे याद रखना है कि 44 पे जगदीश सिंह खेर है दोस्तों, और 43 पे तीरथ सिंह ठाकुर है। तीरथ सिंह ठाकुर और तीरथ सिंह रावत, इन दोनों को अलग अलग रखना है दोस्तों। तीरथ सिंह रावत आ जाता है यूके, उत्तराखंड के CM आ जाते हैं, एंड तीरथ सिंह ठाकुर
जो आते हैं वो अपने 43 नंबर के CGI आ जाते हैं एंड 42 नंबर के आते हैं HL दत्तू। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है दोस्तों, ये याद रखना, 42 नंबर के HL दत्तू। एक बार और 48 नंबर के CGI NV रमन्ना साहब थे, 47 के शरद अरविंद बोबड़े थे, 46 के रंजन गोगोई थे एंड 45 के दीपक मिश्रा थे, 44 के जगदीश सिंह खेयर थे, 43 के तीरथ सिंह ठाकुर थे एंड 42 के जो पड़े हैं वो HL दत्तू थे। HL दत्तू ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि इसमें ये NHRC नाम सुना होगा दोस्तों, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, NHRC, जो कि ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन, इसको लिखो राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग। ठीक है दोस्तों, NHRC जिसके जो चेयरमैन होते हैं, अध्यक्ष होते हैं, वो हमेशा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो रिटायर्ड हो जाते हैं उन्हीं को ही बनाया जाता है। ठीक है, तो आपको याद रखना है कि जो NHRC के जो अध्यक्ष है वो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जो सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड पर्सन है, कौन? HL दत्तू 42वें नंबर के उनके अध्यक्ष हैं, इनके ये अध्यक्ष हैं। अब आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों, जो NHRC है इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो आपको याद रखना है इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली। ये वही न्यू दिल्ली है दोस्तों जहाँ के CM अरविंद केजरीवाल है, जहाँ पर लेजिस्लेटिव असेंबली जो सीट है 70 है, तथा यहाँ पर जो ये केंद्र शासित प्रदेश है, और साथ में यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होते हैं जिनका नाम है अनिल बैजल। ठीक है, और दोस्तों याद रखना है कि ये जो NHRC है, नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग है, जिसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, और इसके जो चेयरपर्सन है, चेयरमैन है, अध्यक्ष है HL दत्तू। तो इनका 12 अक्टूबर 1993 को फाउंड हुआ था। आपसे पूछा जा सकता है जो NHRC है वो कब फाउंड हुआ था? वो फाउंड हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। ठीक है दोस्तों, और साथ ही आपको ये भी पूछा जा सकता है कि अभी हाल ही में जो इनका एक्टिंग चेयरमैन था दोस्तों NHRC का, आपको पूछा जा सकता है सीधा सीधा, अभी हाल ही में करंट से बनाया गया है कि जो एक्टिंग चेयरमैन है इसके NHRC के, कार्यकारी अध्यक्ष है, कार्यकारी अध्यक्ष वो कौन है? अभी हाल ही में करंट में बनाए गए हैं दोस्तों, इसीलिए ये न्यूज में है और इसीलिए आपका ये पूछा जा सकता है। तो इससे रिलेटेड जो सुप्रीम कोर्ट करता है उसके बारे में भी मैंने आपको बताया, वो आपको याद रखने हैं, और याद दोस्तों आपको इसी क्लास में याद हो जाएंगे जब मैं बार बार रिवाइज कराऊंगा। ठीक है, जैसे राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली, इनका फाउंड हुआ था 12 अक्टूबर 1993 को। इनके जो अध्यक्ष थे वो HL दत्तू 42 नंबर के, और इनके जो एक्टिंग चेयरपर्सन है यानी जो कार्यकारी अध्यक्ष है उनका नाम लिखो प्रफुल्ल चंद्र पंत, प्रफुल्ल चंद्र पंत। ये भी हाल ही में बनाए गए हैं दोस्तों, ये करंट से हैं, इसीलिए इससे ये जो स्टैटिकल फैक्ट निकल रहा है, स्टैटिकल प्लस पॉलिटिकल जो फैक्ट निकल रहा है, इनसे आप याद रखना, ये पूछे जा सकते हैं। ठीक है, NHRC 12 अक्टूबर 1993 में 42 नंबर के जो रिटायर्ड पर्सन थे CGI के, वो NHRC के अध्यक्ष है। क्या नाम है उनका? HL दत्तू। साथ में NHRC का हेडक्वार्टर का है न्यू दिल्ली, और फिर देखा इसके एक्टिंग कार्यकारी अध्यक्ष जो थे प्रफुल्ल चंद्र पटेल थे। ठीक है, इन चीजों को आप याद रखिए दोस्तों। और इसके अलावा अब जो थर्ड आर्टिकल पढ़ेंगे दोस्तों, ये 4 आर्टिकल ही पढ़ेंगे आज, और 4 आर्टिकल में जितने भी फैक्ट हैं वो आपके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आने वाले जो 3 से 4 महीने बाद में आपका एग्जाम्स होने वाला है, तथा साथ ही में जो भी स्टेट लेवल के एग्जाम्स है सब में आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होंगे। अब पढ़ेंगे दोस्तों राष्ट्रीय आपातकाल, जिसको बोला जाता है नेशनल इमरजेंसी। थर्ड आर्टिकल, नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल। जो अब पढ़ रहे हैं दोस्तों नेशनल इमरजेंसी, राष्ट्रीय आपातकाल, जो कि 352 आर्टिकल के तहत आता है।
आपसे पूछा जाएगा दोस्तों सीधे सीधे कि जो नेशनल इमरजेंसी है, राष्ट्रीय आपातकाल है, वो कौन से आर्टिकल में आता है। तो आपको सीधे सीधे 352 352 आर्टिकल देने हैं। ठीक है दोस्तों। अब साथ में आपसे पूछा जा सकता है कि जो भारत में, ठीक है दोस्तों, अब आपसे पूछा जाता है जो आपातकाल, ये जो आपातकाल लिखा गया है, संविधान का हर एक पहलू कहीं ना कहीं किसी न किसी कंट्री से लिया गया है। मैं आपको उसके एक ट्रिक भी दूंगा। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि नीति निर्देशक तत्व किससे लिया गया है, आयरलैंड से। फिर आपसे पूछा जाएगा आपातकाल कहाँ से लिया गया है, जर्मनी से। फिर आपसे पूछा जाएगा कि जो संविधान में संशोधन किया जाता है आर्टिकल 368 के तहत, तो वो किससे लिया गया है, साउथ अफ्रीका, दक्षिण अफ्रीका से, जिसकी 3 कैपिटल है। फिर इसके अलावा भी आपसे पूछा जाता है कि राष्ट्रपति किससे लिया गया है, उपराष्ट्रपति किससे लिया गया है, मूल कर्तव्य किससे लिए गए हैं, मूल अधिकार किससे लिए गए हैं। तो दोस्तों मैं उनको यहाँ पर आपको याद भी करवाऊंगा और साथ ही में उनसे जो ट्रिक बनती है वो भी मैं आपको बताऊंगा। आपको याद रखना है दोस्तों, जो ये आपातकाल है, इमरजेंसी, अभी के लिए दोस्तों आपको ये याद रखना है कि जो आपातकाल लिया गया है वो लिया गया है जर्मनी से। ये वही जर्मनी है जिसकी कैपिटल बर्लिन, ये वही जर्मनी है जिसकी चांसलर, दोस्तों यहाँ पर चांसलर है, क्या नाम है, एंजेला मार्केल, एंजेला मार्केल। और दोस्तों ये जो एंजेला मार्केल है, ये वर्ल्ड की जो पावरफुल लेडियों में से आती है। वर्ल्ड की जो पावरफुल लेडियां हैं उनमें से एक एंजेला मार्केल भी आती है, जो सबसे टॉप पर चल रही है। और ये वही एंजेला मार्केल है जो जर्मनी की चांसलर कही जाती है। जर्मनी की कैपिटल बर्लिन है। और 2020 में आपको एक जर्मनी में फेस्टिवल हुआ था, तो वो भी याद रखना है दोस्तों आपको, बर्निनाले। आपको सीधे सीधे क्वेश्चन पूछा जाता है कि बर्निनाले फेस्टिवल कौन सी कंट्री में हुआ था, तो आपको याद रखना है जो बर्निनाले फेस्टिवल है जर्मनी में हुआ है। बर्लिन किसकी कैपिटल है, वो कैपिटल किसकी है, जर्मनी की है। दोस्तों ये जो सारे फैक्ट है ये आपको ऐसे कैसे एग्जाम्स में देखने को मिलेंगे। ठीक है दोस्तों। अब इसके अलावा जो 4th आर्टिकल है वो चलेंगे अपन, जो सबसे इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट रूल्स के ऊपर है। राष्ट्रपति शासन, प्रेसिडेंट रूल्स, जो कि भारत में कब लगाया गया था ये भी बताया जाएगा। सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन कहाँ लगा है वो भी बताया जाएगा। फोर्थ राष्ट्रपति शासन, ये आर्टिकल लगाया जाएगा दोस्तों, याद रखना 356। दोस्तों ये तो 4 ही आर्टिकल है, आर्टिकल ये तो 4 ही है। जितने भी आर्टिकल है सारे पढ़ेंगे और सारे थोड़े थोड़े करते पढ़ेंगे। जैसे जो 3 आर्टिकल पढ़े हैं वैसे 4th भी पढ़ रहे हैं, 5th भी पढ़ेंगे, 6th भी पढ़ेंगे, 7th भी पढ़ेंगे। और ये जो आर्टिकल है दोस्तों इंपॉर्टेंट वाले आर्टिकल पढ़ेंगे, आपके एग्जाम्स में जो बार बार हर एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। ठीक है, और इनको यहीं पर याद करवाएंगे जब बार बार रिवाइज करेंगे। और दोस्तों संविधान, संविधान जो कि पॉलिटी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जहां से पॉलिटी स्टार्ट होती है, इसलिए जो भी शुरू किया था वो संविधान से किया था। संविधान हो गया, फिर ये आर्टिकल्स हो गए, और आपके जो करंट से रिलेट करते हैं दोस्तों, जब आपके पॉलिटी जैसे जैसे आने लगेगी समझ में, तो आधा करंट तो वैसे ही समझ में आ जाएगा। कौन सा मिनिस्टर है अभी वो पढ़ेंगे, फिर कौन से मिनिस्टर कौन से कॉन्स्टिट्यूंसी एरिया से आता है, तथा उनकी कैपिटल क्या है, 28 राज्य हैं, 28 स्टेट है, सबके बारे में दोस्तों धीरे धीरे करते सारे फैक्ट क्लियर करते चलेंगे। और दोस्तों 1 महीने के अंदर, जैसे 30 क्लासेस होगी, 1 महीने के अंदर आपको पॉलिटी का लेवल काफी अच्छा होगा। आप खुद को रियलाइज करोगे दोस्तों कि पहले पॉलिटी में क्या आता था, ज्योग्राफी में क्या आता था, और इस क्लास को लेने के बाद फिर क्या आता है आपको। ठीक है दोस्तों। राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति याद रखना दोस्तों, इस राष्ट्रपति, अभी राष्ट्रपति कौन है अपना और कौन से नंबर के हैं, अभी जो राष्ट्रपति है वो 14th नंबर के हैं, और 14th नंबर के कौन है, श्री रामनाथ कोविंद। ऐसे आपको पूछा जाता है जो 13 नंबर के कौन है, 13 नंबर के राष्ट्रपति कौन है। फिर पूछा जाएगा 12th नंबर के कौन है, 12th नंबर के राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, जो भारत की एकमात्र महिला राष्ट्रपति थी। तथा उसी के बाद पूछा जाता है 11th नंबर के राष्ट्रपति कौन है। 11th नंबर के राष्ट्रपति वही है जो कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम, जिनको मिसाइल मैन के नाम से कहा जाता है। ठीक है,
तो ये सब पढ़ेंगे। इसके साथ साथ दोस्तों अब देखते हैं कि आपका राष्ट्रपति शासन सबसे पहले भारत में कब लगा था। सबसे पहले भारत में जो राष्ट्रपति शासन वो लगा था दोस्तों 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977। दोस्तों आपको सीधा सीधा एग्जाम्स में क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो भारत में राष्ट्रपति शासन लगा था वो कब लगा था। तो आपको याद रखना है कि 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को लगा था। अब आपसे ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन भारत में कौन से स्टेट में लगा था। तो याद रखना है जो सबसे ज्यादा लगा था राष्ट्रपति शासन अभी तक सबसे ज्यादा राष्ट्रपति शासन लगा है वो लगा है मणिपुर में। हाँ दोस्तों मणिपुर वही मणिपुर है जहाँ के सीएम एन बीरेन सिंह है और वहाँ के जो गवर्नर है नजमा हेपतुल्ला है। कौन है? वहाँ के सीएम गवर्नर नजमा हेपतुल्ला है और जो सीएम है एन बीरेन सिंह है। ये वही मणिपुर है दोस्तों जहाँ पर विश्व का 13वां हुआ एकमात्र नेशनल पार्क केबुल लामजाओ नेशनल पार्क है, जहाँ पर डांसिंग डियर मिलती है, डांसिंग हिरन मिलती है, तथा कौन सी झील के ऊपर है? लोकटक झील के ऊपर है। ठीक है दोस्तों, साथ में ये मणिपुर में कितनी बार लगा है? आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाता है कि दोस्तों कि सर राष्ट्रपति शासन मणिपुर में तो लगा है लेकिन लगा कितनी बार है? ये लगा है 10 बार। इसके नीचे जो 9 बार लगा है वो यूपी में लगा है। यूपी वही है जहां पर अपने सीएम नवीन पटनायक साहब बैठे हैं और गवर्नर प्रोफेसर गणेशी लाल बैठे हैं। ठीक है दोस्तों, और सबसे ज्यादा जो पूछा जाता है लोकसभा सीट कहाँ है, विधानसभा सीट कहाँ है और लेजिस्लेटिव असेंबली तथा राज्यसभा सीट कहाँ है, वो भी अपने यूपी में। ठीक है दोस्तों, और ये जो सबसे ज्यादा लगा है मणिपुर में लगा है वो 10 बार लगा है, याद रखना है। तथा इसके अलावा अब पूछा जा सकता है दोस्तों आपसे कि जो भारत के जो फर्स्ट प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू है, ये भी दोस्तों आपको याद रखना है। और साथ में आपसे पूछा जाएगा ये जो भारत में जो ये राष्ट्रपति शासन लगा है वो किसके काल में लगा था। ये तो पता है दोस्तों आपको कि राष्ट्रपति शासन 25 जून 1975 से 21 मार्च 1977 को लगा है। ये भी याद रखना दोस्तों कि भारत में जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो उस टाइम जो अपनी प्रधानमंत्री थी वो श्रीमती इंदिरा गांधी। जब भारत की प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी हुआ करती थी तब भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। ठीक है, अब पूछा जाएगा कि ये तो उस टाइम की सीएम वो पीएम थी, ठीक है, प्रधानमंत्री थी। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन थे? भारत के पहले प्रधानमंत्री थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। ये भी याद रखने, फर्स्ट पीएम ऑफ इंडिया यानी भारत के जो पहले प्रधानमंत्री थे उनका याद रखना दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू। और इनसे जो करंट में दोस्तों आपके मुद्दे बन रहे हैं, याद रखना जो इंदिरा गांधी है उनका जन्म दिवस बर्थडे वो कब आता है? इसमें याद रखना दोस्तों जो इंदिरा गांधी का आता है वो मिलेगा उस दिन जिस दिन आपका टॉयलेट डे होगा, उसी दिन जिस दिन आपका मेंस डे होगा। मेंस डे, टॉयलेट डे एंड इंदिरा गांधी का जो बर्थडे आता है वो आएगा 19 नवंबर यानी 19 नवंबर को। श्रीमती इंदिरा गांधी का जो बर्थडे आता है वो 19 नवंबर को आएगा। तो साथ ही में दोस्तों आपको पूछा जाएगा जो फर्स्ट पीएम इंडिया के हैं पंडित जवाहरलाल नेहरू, उनका बर्थडे याद रखना है 14 नवंबर। उस दिन बाल दिवस भी आता है, लेकिन दोस्तों आपको बाल दिवस नहीं पूछा जाएगा, उस दिन आपको पूछा जाएगा डायबिटीज डे। ठीक है दोस्तों, आपको पूछा जाएगा श्रीमती इंदिरा गांधी जो कि भारत की उस टाइम की प्रधानमंत्री रही हुई है जब भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन लगा था। फिर पूछा जाएगा जो इंदिरा गांधी है उनका बर्थडे कब आता है, तथा साथ में टॉयलेट डे आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो पूछा जाएगा 19 नवंबर को। क्योंकि दोस्तों ये इसलिए इंपॉर्टेंट बनेंगे करंट से, आगे आने वाले जो एग्जाम्स होंगे वो नवंबर के नजदीक होंगे। अभी मई चल रहा है, फिर उसके बाद में जब नवंबर आएगा, दिसंबर आएगा, तो उनसे आने वाले जो डेट है वो इंपॉर्टेंट हो जाएंगे आपके लिए। इसलिए उस टाइम में आपको याद रखना है तो ये 19 नवंबर आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा। और इस पे आपको टॉयलेट डे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। यहाँ पर पंडित जवाहरलाल नेहरू का इतना इंपॉर्टेंट नहीं रहेगा, लेकिन आपको डायबिटीज का बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा कि 14 नवंबर को डायबिटीज डे आता है। ठीक है दोस्तों, ऐसे अपने जो कंप्लीट है वो चारों
आर्टिकल्स, वो जो चारों आर्टिकल्स थे वो कंप्लीट हो गए। और इनसे भी जो डेप्थ में चलेंगे, इन्हीं के बारे में जब डेप्थ में पढ़ेंगे। लेकिन पहले ये जो आर्टिकल्स जिनकी मात्र हल्की फुल्की बातें जो एग्जाम्स में आपको देखने को मिलती है वो हम लोगों ने पढ़ लिया है। अब जो पढ़ेंगे दोस्तों वो नेक्स्ट पढ़ेंगे। जैसे आपसे पूछा जाएगा कि जो अभी हाल ही में माउंट एवरेस्ट 25वीं बार, दोस्तों ये आपका करंट सिचुएशन आएगा 25वीं बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही कौन थी। दोस्तों ये आपके अभी करंट का क्वेश्चन है और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। 25वीं बार जो माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही थी उसका नाम क्या है, तो आपको याद रखना है दोस्तों सीधे सीधे कामी रीता शेरपा। आपको दोस्तों ऐसे ही याद रखना है कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की रहने वाली है। कामी रीता शेरपा जो कि नेपाल की रहने वाली है, इसने 25वीं बार माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाली पर्वतारोही बनी है। आपसे पूछा जाएगा कि दोस्त सर ये तो 25वीं बार बनी है, तो फिर जो 24वीं बार बना हुआ है जिसने पर्वतारोही था 24th बार उसने माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई की थी, उसका रिकॉर्ड तोड़ा है किसने, कामी रीता शेरपा ने, तो वो 24th नंबर की कौन थी। हाँ दोस्तों बिल्कुल सही आपकी बात, लेकिन याद रखना जो 24th नंबर की थी वो भी यही थी। 24th नंबर की भी दोस्तों यही थी कामी रीता शेरपा, और 25th नंबर की भी यही थी कामी रीता शेरपा। दोस्तों इसी ने अपना स्वयं का रिकॉर्ड तोड़ा है। इसने अपना स्वयं का जो 24th नंबर पे भी इसी ने ही चढ़ी थी, और 24th का रिकॉर्ड तोड़ते हुए जो 25th नंबर का है उस पे भी चढ़ाई करने वाली माउंट एवरेस्ट पर पर्वतारोही कामी रीता शेरपा थी जो नेपाल की है। ठीक है दोस्तों ये याद रखना है। साथ ही आपको याद रखना है जो ये माउंट एवरेस्ट है दोस्तों, जो ये माउंट एवरेस्ट है, ठीक है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है। दोस्तों ये जो माउंट एवरेस्ट है नेपाल में आता है, ये विश्व की सबसे ऊंची चोटी है और इसकी जो ऊंचाई है 8,848 मीटर। ये याद रखना दोस्तों। ये जो आपके स्टेट लेवल के एग्जाम्स आते हैं जैसे पटवारी हो गया, ग्राम सेवक हो गया, एलडीसी हो गया और यहाँ तक रेलवे का पेपर हो गया, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में पड़ता है और माउंट एवरेस्ट की जो ऊंचाई है वो कितनी है 8,848 मीटर। दोस्तों आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि सेकंड नंबर की कौन सी है। आपने फर्स्ट नंबर की तो बता दिया दोस्त सर कि जो माउंट एवरेस्ट है वो फर्स्ट नंबर की है, वो नेपाल में पड़ता है। एंड सेकंड नंबर की भी दोस्तों आपको याद रखना है, सेकंड नंबर की जो विश्व में सबसे ऊंची चोटी है उसका नाम है K2। K2 को बोला जाता है गॉडविन ऑस्टिन। ऐसे दोस्तों आपको सारी याद नहीं करनी है, केवल वही याद करनी है जो इंपॉर्टेंट बनेगी आपके लिए। जो सेकंड नंबर की है K2 गॉडविन ऑस्टिन है। फर्स्ट नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है माउंट एवरेस्ट है, 8,848 मीटर की है। एंड एक और पूछा जाता है दोस्तों आपको 10वें नंबर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। 10th नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है अन्नपूर्णा। ये भी आपको ऐसे ही पूछा जाता है दोस्तों कि 10th नंबर की जो सबसे ऊंची चोटी है वो कौन सी है और वो कहाँ पड़ती है, और दोस्तों उसकी कितनी ऊंचाई है, उसकी कितनी है, वो 10th नंबर पे आती है। अन्नपूर्णा दोस्तों जिसकी याद रखना 8,091 मीटर। आपको यही तीन याद रखनी है दोस्तों। अभी सबसे विश्व में सबसे ऊंची बोला जाता है तो कौन सी आती है, माउंट एवरेस्ट आती है 8,848 मीटर। फिर पूछा जाता है सेकंड नंबर पे कौन है, K2 गॉडविन ऑस्टिन। फिर पूछा जाएगा 10वें नंबर पे कौन है, तो आपको याद रखना है अन्नपूर्णा जो कि नेपाल में पड़ता है और 8,091 इसकी मीटर ऊंचाई है। ठीक है दोस्तों। और साथ में आपसे ये भी पूछ लिया जाएगा कि जो अभी हाल ही में करंट में नेपाल है ये अपना वही नेपाल है, ये दोस्तों नेपाल कहाँ गया, ये रहा नेपाल। चलो दोस्तों ये वही नेपाल है जिसके साथ भारत की जो मिलिट्री एक्सरसाइज है वो कौन सी है, सूर्य किरण है। ये वही नेपाल है जिसके पीएम कौन है, केपी शर्मा ओली है। हाँ दोस्तों ये वही नेपाल है जिसके जो राष्ट्रपति है वो कौन है, बताओ, केपी शर्मा ओली इसके क्या है, प्रधानमंत्री है, और विद्या देवी सिंह भंडारी इसके राष्ट्रपति है। ठीक है, राष्ट्रपति वही आर्टिकल जो राष्ट्रपति का आर्टिकल 52 आता है, 52 आता है। ठीक है दोस्तों। और उसके अलावा अब बात करते हैं जो नेपाल से टच राज्य है।
जो ये दोस्तों ये पूछा जाता है आपका ज्योग्राफी फैक्ट होता है कि नेपाल से ये इधर से अपना यूं यूं नेपाल आ जाता है, ठीक है। और उसके बाद में दोस्तों डायग्राम देख लेना, ये वाला हिस्सा यहाँ पर नेपाल का आ जाता है यहाँ पर। और जब पूछा जाता है दोस्तों आपको कि नेपाल के टच में कौन कौन से राज्य हैं, तो आपको सीधे सीधे याद रखना है, यहाँ पर यूके आता है जिसको उत्तराखंड बोला जाता है, यूपी आता है, बिहार आता है, पश्चिम बंगाल आता है और सिक्किम। यानी जो नेपाल से जो टच में होते हैं दोस्तों राज्य स्टेट, वो आपके यूके आ गया, वही यूके उत्तराखंड जिसकी सीएम अभी हाल ही में तीरथ सिंह रावत को बनाया गया है, और एक दिन की जो सीएम सृष्टि गोस्वामी को बनाया गया था, उसके वही राज्यपाल गवर्नर जो कि बेबी रानी मौर्य है। फिर यूपी, वही यूपी जिसके सीएम आदित्यनाथ थे, तथा वहाँ के जो गवर्नर है प्रोफेसर गणेशी लाल है। वही यूपी जहाँ पर दूधवा नेशनल पार्क मिलता है, वही यूपी जहाँ पर सबसे ज्यादा विधानसभा सीटें, वहाँ पर सबसे ज्यादा लोकसभा सीटें और राज्यसभा सीटें हैं। उसके बाद में आता है बिहार, बिहार वही बिहार जहाँ के सीएम नीतीश कुमार है और जहाँ के गवर्नर फागू चौहान है। तथा वाल्मीकि नेशनल पार्क, वही वाल्मीकि नेशनल पार्क सीधे बिहार में मिलता है देखने को आपको। तथा साथ ही में उसके बाद में पश्चिम बंगाल, वही पश्चिम बंगाल वेस्ट बंगाल हाल ही में जहाँ पर चुनाव में ममता बनर्जी जो कि 3rd नंबर की सीएम बनी है, नंदीग्राम से हार गई थी, लेकिन फिर भी उनको सीएम क्यों बना दिया गया है, इन सभी की चर्चा अपन बाद में पश्चिम बंगाल को पढ़ेंगे तब करेंगे, ठीक है दोस्तों। और अगर वो सीएम बनी हुई है तो क्या वो कंप्लीट 5 इयर्स के लिए सीएम बनी हुई है, या फिर कुछ मंथ के लिए बनी हुई है, या फिर उनको हटाया जा सकता है, सभी क्वेश्चंस धीरे धीरे अपन जब पश्चिम बंगाल लाऊंगा तो दोस्तों उनके बारे में डिस्कस करेंगे। साथ ही में उसके बाद में आता है सिक्किम, सिक्किम जिसके प्रेम सिंह तमांग है, गंगा प्रसाद मौर्य, प्रेम सिंह तमांग आपको सीएम देखने को मिलेंगे, गवर्नर वहां के गंगा प्रसाद मौर्य देखने को मिलेंगे। और सिक्किम जो भारत का एकमात्र ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है। और सिक्किम दोस्तों जो कि इस तरफ सिक्किम के कौन आता है, भूटान आता है, ऊपर चाइना आ जाता है और अपने इधर नेपाल आ जाता है, ठीक है दोस्तों। और एक त्रिपुरा है जो बांग्लादेश से तीनों तरफ से घिरा हुआ है। त्रिपुरा इसके टच में नहीं आता है, ओनली 5 स्टेट इसके टच में आते हैं, यूके पढ़ा, यूपी पढ़ा, बिहार पढ़ा, पश्चिम बंगाल और सिक्किम पढ़ लिया, ठीक है दोस्तों। ये सभी आपको जो ओरली बोल रहे हैं, बस आपको दोस्तों 2-3 बार वीडियो को देख के सुनना है, आपको एज इट इज आपको याद हो जाएंगे और याद यही क्लास में करवा दिए जाएंगे दोस्तों। ये तो मात्र 28 स्टेट है, अगर इनके डबल भी होते तो अपन याद कर लेते, क्योंकि ये 28 स्टेट है, इनके बार बार जब सीएम गवर्नर पढ़ेंगे तो आपको मुंह पे याद हो जाएंगे, ठीक है दोस्तों। उनके अलावा अगर कोई भी प्रॉब्लम्स आती है आपको तो दोस्तों आप कमेंट नहीं करते हो। कमेंट क्यों नहीं करते हो दोस्तों, क्या समझ में नहीं आती है क्लास, क्या आपको कंटेंट अच्छा नहीं लगता है? प्लीज दोस्तों अगर आपको अच्छा लगता है कंटेंट, आपको लग रहा है कि आपका दोस्त यहाँ पर मेहनत कर रहा है, अगर आप लाइक करोगे तो हमको मोटिवेशन मिलेगा, हम जो चीज यहाँ ला रहे हैं इससे भी बेहतर चीज कराएंगे, बेहतर लाएंगे, वीडियो और थोड़ा लेंथी करेंगे। लेकिन दोस्तों आप कमेंट ही नहीं करते हो। अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को दोस्तों आप लाइक करो, शेयर करो दोस्तों के साथ, उनके पास भी ये अच्छा कंटेंट पहुंचे, सब्सक्राइब करो, और अच्छा लगे दोस्तों तो कमेंट लिख के उसमें बताओ कि और इसमें क्या ऐड करना बाकी रह गया, या फिर इससे और बेहतर कंटेंट आपके लिए स्टेट लेवल का अलग से लाया जाए, ठीक है दोस्तों। अच्छा लगे। और दोस्तों अदर कंट्रीज की भी बात करेंगे, जैसे भारत के जो विदेश इस पड़ोसी देश थे, नेपाल के अलावा भूटान भी आता है, भूटान के अलावा यहाँ पर चाइना भी आता है, बांग्लादेश भी आता है, पाकिस्तान भी आता है, सभी के बारे में चर्चा करेंगे। यही नहीं दोस्तों, इसके अलावा जो भी करंट में जितने भी समझौते चल रहे हैं, जैसे जापान से टेक्सटाइल का समझौता हुआ है, जापान में कौन से 2022 में होंगे या 2021 में होंगे समर ओलंपिक होंगे, 2021 में जो समर ओलंपिक होंगे वो जापान के टोक्यो में होंगे। उन सभी के लिए ऑस्ट्रेलिया की बात करेंगे जिसकी कैपिटल कैनबरा है, और ऑस्ट्रेलिया में भी हाल ही में SBI स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने अपनी ब्रांच कौन से सिटी में खोली है, विक्टोरिया में खोली है, सिडनी में खोली है, कहाँ खोली है उसकी भी चर्चा करेंगे। स्कॉट मॉरिसन जो कि ऑस्ट्रेलिया के प्रधानमंत्री है, इन सभी की दोस्तों पर चर्चा करेंगे। लेकिन अभी के लिए यही विराम देते हैं दोस्तों। थैंक यू। अगर आपको अच्छा लगता है दोस्तों तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए आपके अपने HN स्टडी हब यूट्यूब चैनल को। थैंक यू दोस्तों।